नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे वाराणसी से बाबा रामदास जी। स्वागत है आपका बाबा जी। तो जय अभी हो, आप जय श्री राम। जय श्री राम। आप तो उत्तर प्रदेश पहुंच गए। मैंने सुना कि वो प्रतापगढ़ के मौलाना वाले किस्से में आपके खिलाफ भी बहुत लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ केस दर्ज कराएंगे, क्या करेंगे, ऐसा क्या हो गया? ये प्रतापगढ़ वाला क्या किस्सा है? मौलाना साहब को किसने मार दिया, क्यों मार दिया, और बाकी और मौलानाओं पर कहर क्यों बीत रहा है? वैसे भी पता चला कि वहाँ सऊदी अरब में हज में ही 1000 लोग मर गए। क्या बात है? कुछ आजकल इस्लाम पर खतरा आ रहा है, चक्कर क्या है? सर, मौलाना साहब जो हैं वहां मदरसा चलाते थे और मौलाना साहब के तार बड़ा दूर दूर तक जो है बिछे हुए थे। तो ये बड़े प्रतापगढ़ वेल प्रॉपर कनेक्ट। की बात है या प्रतापगढ़ के आसपास कोई गांव है? प्रतापगढ़ से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक गांव है, जी। वहां की घटना है ये। तो मौलाना साहब जो है बड़े सहृदय आदमी थे, गरीबों की मदद किया करते थे। गरीब अगर मदद न भी मांगे तो उसको मदद देने पहुंच जाते थे, जैसा आमतौर पर चाइना करता है। जैसे चाइना ने बेचारे गरीब श्रीलंका की मदद की, हम्बन टोटा उस पे वो कब्जा कर बनाने लिया। में। हाँ, तो फिर उसी तरह कब्जा कर लिया। सीपक बना दिया पाकिस्तान, बेचारे पाकिस्तान के यहाँ। तो आधे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो सर इसी तरह मौलाना साहब जो है गरीब लोगों की मदद किया करते थे और बिना मांगे भी 10-20 हजार दे दिया करते थे। पर सर उसके बाद वो खाते में लिख लेते थे और पैसा मांगते थे 1 साल बाद। और और मैंने उस सुना पे दस बहुत, 10% महीने का ब्याज लगाते थे वो। हाँ, 10% महीने का ब्याज लगाते थे। मतलब 120% सालाना। और उसके बाद ब्याज पे ब्याज जोड़ते जाते थे। और शुरू में साल, 2 साल, 4 साल बड़े प्यार से रहते थे, मान तगादा नहीं करते थे। हम्म। उसके तो ये तो बाद 3-4 साल। हम्म। ये तो यूपी में भी शायद साहूकारी एक्ट है, हमारे राजस्थान में भी, ये सभी जगह ये साहूकारी एक्ट आए थे, और साहूकारी एक्ट में इस प्रकार की प्रैक्टिस तो बैन है। सर बैन तो हर जगह है, पर चल तो हर जगह रही है। हर जगह बैन है पर हर जगह चलती है। हाँ, जी। इतने हाई रेट्स नहीं होते, है ना, इतने पर यहां पर थे। तो सर जो भी था, तो मौलाना साहब बोले कि हमको भैया तुम नॉर्मल अपनी नॉर्मल रेट तो 2 रुपए सैकड़े का होता है। नहीं सर, हमारे यहाँ तो यूपी में तो ये रेट मैंने सुना है कि बढ़ के 35% तक चला जाता है। जब वो सालाना। किस्त, सूदी किश्ती वाला जब काम करते हैं, 1000 रुपया दे के शायद, पता नहीं या कितना, 10,000 रुपये दे के 100 रुपया रोज वसूलने वाला करते हैं। तो वो रिड्यूसिंग होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट तो डेली रिड्यूस होता जा रहा है। और तो वो जो मैंने सुना है कि वो जो रेट है वो अप टू 36% तक चला जाता है। हम्म। तो सर उसके बाद मौलाना साहब पंडित जी तो बोलने लगे कि तुम अपनी जमीन दे दो। अब हम्म। मौलाना साहब बोले, यार जमीन तो नहीं दूंगा मैं। आपने छोटे से अमाउंट का, प्रिंसिपल अमाउंट का इतना बड़ा अमाउंट बना दिया है, अब जमीन तो मैं नहीं दूंगा। तो इसी पे बात विवाद चल रहा था। तो एक दिन पैसा अपना मांगने पहुंचे और ऐसा सुनने में आया है, अब इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि वो जी। मौलाना साहब ने गुस्से में कह दिया कि पैसा दो, नहीं तो जमीन दो, चाहे बहन बिटिया दो। हम्म। हाँ, अब इस पे जो है पंडित जी को क्या गुस्सा आया, नहीं आया, क्या हुआ, उन्होंने खैर उनको जो है कुल्हाड़ी से जो है 72 कर दिया। 72 हुर्स के पास ही वॉज डिस्पैच्ड। हम्म। चलिए सब ये तो हो गया। उसके बाद पंडित जी भग गए, हम्म। जैसा कि आमतौर पे होता है। तो जब हम्म। मौलाना साहब के 72 होने की खबर चारों तरफ फैली, तो हम्म। पूरे इलाके के 10,000 से ज्यादा भाईजान्स जो हैं, हम्म। वो उस गांव को उन्होंने घेर लिया और पूरा एकदम मिडीवियल हिस्ट्री याद दिला दी। हम्म। और
पूरा इलाके से जो है हिंदू पॉपुलेशन पलायित कर गई। पंडित जी लोगों का गांव था, थोड़े से घर पंडित जी के थे, वो सब भग गए। और 10,000 आतताइयों की भीड़ जमा हो जाए तो कोई भी इलाका खाली हो जाएगा। तो अब पुलिस ने एक समझदारी की सर, पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और पंडित जी के फादर, पंडित जी की वाइफ और पंडित जी की बच्चियां जो घर पे ही थे, उनको अपनी सुरक्षा में, अभिरक्षा में लेकर तुरंत जो है वो हवाला थाने में बंद कर दिया। बच्चियों को कहीं सुरक्षित किसी रिश्तेदार घर पहुंचा दिया गया। बच्चियां 13, 14 साल, 15 साल की हैं भी दोनों। तो बेटा भी है शायद? बेटे दो घटना वाले दिन वो संस्कृत पाठशाला में पढ़ते हैं, संस्कृत के विद्यार्थी, और वाराणसी काशी में रहते हैं। ओके। तो बेटे तो वहां थे, बेटे को तो पता ही नहीं था, बेटियां घर पे थीं। तो इस बात में मैं वाकई पुलिस की सराहना करूंगा कि पुलिस ने तुरंत जो है उस महिला की, नहीं तो सर उस महिला को तो ये नोच खाते बच्चियों को। वो तो तहर्रुश का इनका जो पुराना है ना। तो पंडित जी के पिताजी और उनकी जो पंडित जी की पत्नी है वो अभी फिलहाल जेल में बंद है। 2 दिन बाद पंडित जी ने भी सरेंडर कर दिया और पंडित जी ने बकायदा वहां पे एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये काम मैंने किया है, गांव में किसी अन्य को प्रताड़ित न किया जाए। और बच्चियां जो है सर एक रिश्तेदारी में सुरक्षित पहुंचा दी गई हैं, वो सुरक्षित हैं, ये मैंने पता लगाया था। पंडित जी के पिताजी, पंडित जी स्वयं और उनकी पत्नी तीनों जेल में बंद हैं। बच्चे जो हैं दोनों लड़के कहीं और रखे गए हैं, लड़कियां दोनों एक रिश्तेदारी में हैं, सुरक्षित हैं। तो सब जब हमारे सामने आएगा, हमने कहा हाँ सर, हमारा एक ही स्टैंड था कि भाई जो जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, वह किसी सहानुभूति का पात्र नहीं है। परंतु जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बच्चे जो हैं, या पंडित जी की जो पत्नी है, उनका कोई दोष नहीं है। दे शुड बी सिक्योर्ड, दे शुड बी सेफ। उनका कोई उत्पीड़न, उनकी प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा का, संरक्षा का, उनके लालन पालन पोषण का दायित्व हिंदू समाज का है। हिंदू समाज अपना कार्य करेगा। जो अपराधी है, दोषी है, एक्यूज्ड है, उसको भी कानूनी हेल्प का हक है ना। ही शुड गेट अ फेयर ट्रायल। करेक्ट। ये तो देखिए, मैं आपको कानूनी स्थिति बताऊं, ऐसी स्थिति में यदि कोई कहे तो ये तो आता है, इसको बोलते हैं कि सडन प्रोवोकेशन। और आईपीसी की धारा 96 से लेके 107 तक वो बताती है कि भाई कोई एक्शन जो है सेल्फ डिफेंस में लिया हुआ या सडन प्रोवोकेशन का जो एक्शन है वो, उसमें सजा नहीं होती है। उनके पास तो ये डिफेंस है जी, जो ट्रायल में काम आएगा। सर हम तो कहते हैं कि पंडित जी ने मैं तो एक्सट्रीम मान लेता हूं मैं, पंडित जी ने सब कुछ प्लान्ड किया, इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। एक्सट्रीम तो यही हो सकता है ना जी। तो ही शुड गेट अ फेयर ट्रायल, एंड इफ ही हैज कमिटेड दिस क्राइम ही शुड गेट एन एक्सेम्पलरी पनिशमेंट, कि समाज में कोई अन्य व्यक्ति ऐसा न करे। तो ये हमारा स्टैंड है। हमने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं पंडित जी निर्दोष हैं। क्यों? हमारा एक है, तहर्रुश करने वालों का क्या होगा? हाँ, हमारा तो सिंपल स्टैंड है, जो दोषी है उसको विधि सम्मत दंड मिले, कोई रियायत नहीं। और जो दोषी नहीं है, जो निर्दोष है, जो निरीह है, मासूम है, उसको संरक्षण मिले। हमारा सर क्लियर कट स्टैंड है। अच्छा, पंडित जी अकेले अर्निंग मेंबर थे, वो जेल चले गए, अभी फिलहाल मां भी जेल में है, दादा भी जेल में है। तो वो बच्चियां कहां रहेंगी, क्या खाएंगी, क्या पहनेंगी, पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी, इसका जिम्मा हिंदू समाज लेगा। हमने तो सर, हमारा क्लियर कट स्टैंड है। बहुत से लोगों ने जो है तात्कालिक सहायता बच्चियों के लिए भेज दी है, वो एक ठीक ठाक सा कॉर्पस
जमा हो गया है। मैंने वहां के लोगों को आह्वान किया है कि आप एक बाकायदा कमेटी बनाइए जो इस पैसे का सही व्यवस्थापन करे कि भाई कितना पैसा भोजन में, कितना शिक्षा में, कितना पैसा संभाल के रख दिया जाए। जो लालन पालन कर रहे हैं उनको एक निश्चित राशि ही मिले, इसकी व्यवस्था एक स्थानीय कमेटी करेगी, है ना। पैसे की लूट बंदर बांटना न शुरू हो जाए। और बहुत सारे सर लोग ऐसे निकल के सामने आए हैं जो उन बच्चियों को एक लंबे समय तक उनकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई और पूरा स्किल डेवलपमेंट के साथ विवाह तक का जिम्मा लेने को तैयार हैं। और सर एक बात और बताऊं, हम तो यहां तक तैयार हैं कि अगर मौलाना साहब को की बच्चियों को भी किसी किस्म की ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की जरूरत है तो सर हम तो उसमें भी आगे आएंगे। हमारा तो सर क्लियर स्टैंड है। हमने कहा था हम शिवाजी की संतानें हैं। शिवाजी के सैनिक एक बार एक महिला को एक टेरिटरी जब उन्होंने कॉन्कर की तो वहां पर एक महल में एक महिला मिल गई, उसको वो ले आए। तो जब शिवाजी के सामने उनको प्रस्तुत किया गया तो शिवा ने कहा था, अरे ये तो मेरी बहन है, और अपने महल में सुरक्षित रखा और अपनी बहन की तरह महल से विदा किया था। वो कल्याण का थानेदार था, उसकी बीवी थी शायद गौहर बानो जी। तो शिवा ने उसको अपनी सावरकर जी ने कहा कि ये सद्गुण विकृति थी। सर देखिए पर सर हमारा स्टैंड है कि बेटियां समाज की सांझी होती हैं। सर हम उनके स्तर पे नहीं गिर सकते क्योंकि हमारे आदर्श राणा प्रताप और शिवा हैं, शिवाजी महाराज। खैर सर, तो हम वापस आते हैं। तो सर हमने उन बच्चियों की सुरक्षा का, पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया है और हिंदू समाज उसको बखूबी निर्वहन कर रहा है। बाकी सर कानून अपना काम करेगा। तो आपसे क्या परेशानी हो गई लोगों को? वो बोलते हैं कि ये व्यक्ति एक हत्यारे के लिए जो है क्राउड फंडिंग कर रहा है। मैंने कहा तुम गजा के उन आतंकियों के लिए क्राउड फंडिंग कर रहे हो पूरी दुनिया में, हैं, और तुम हमको अब पाठ पढ़ाओगे कि आतंकी कौन होता है, हत्यारा कौन होता है? हैं? तुम उस बरेली के हज्जाम के जनाजे में 30,000 की संख्या में पहुंचने वाले, तुम अफजल गुरु के जनाजे में 50,000 की संख्या में पहुंचने वाले हैं, तुम आतंकियों की का महिमा मंडन करने वाले, उनको गाजी बताने वाले, क्यों? तुम आतंकियों के लिए तुम्हारी बेटियां अपने दुपट्टे जमीन पे बिछा देती हैं, उनको तुम गाजी की उपाधि देते हो, तुम हमें पढ़ाओगे? हमने क्राउड फंडिंग की है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, पर हमने बेटियों के लिए किया है, हमने पंडित जी के परिवार के लिए किया है, हमने पंडित जी के बच्चों के लिए किया है। पंडित जी के 2 लड़के वहां काशी में बम बनाना नहीं सीख रहे हैं। वैसे पंडित जी जो हैं वो अब हिंदू धर्म में गाजी का यदि कोई इक्विवेलेंट होता हो तो वो तो उससे उनकी प्रतिष्ठा होगी। क्या कहेंगे, कोई शब्द सुनिए। किसी हिंदी के विद्वान से पूछा जाए कि गाजी का पर्यायवाची हिंदी में क्या है। और मैं जयपुर डायलॉग्स की ओर से भी उन बच्चियों के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, ये भी हमारा एक संकल्प है। जी सर, आपसे डिटेल ले लेंगे हम। जी जी। तो वो पंडित जी जो थे वो हिंदू गाजी बन गए। अब गाजी का हमारे यहाँ कोई, चूंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसलिए उसका इक्विवेलेंट भी नहीं है। अब क्या कहेंगे उसको, म्लेच्छ हंता या कुछ इस तरह से कुछ बनाएंगे। कुछ नया वर्ड कॉइन तो करना पड़ेगा, ये तो है, करना पड़ेगा था, क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा के लिए और अपने परिवार की
इज्जत और शान बचाए रखने के लिए पंडित जी ने एक फावड़े से जो कार्य कर दिया, वो मैं नहीं सर, उसमें मतलब भी ये उसके शंका लिए है। हिम्मत चाहिए। हम मैं ये फावड़ा नहीं था कह या रहा कि वो कुल्हाड़ी थी, ये पता नहीं चला अभी। हाँ ठीक फावड़ा है, था या बट कुल्हाड़ी थी? मैं ये नहीं कह रहा कि अनुकरणीय है, लेकिन जो भी किया उन्होंने, वो ऐसी दिशा में कोई भी कर सकता है। सडन नहीं, प्रोवोकेशन है। सर उसमें एक बात और समझ में आई कि अ, जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, इट वाज एन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। करेक्ट। पंडित जी ने इस कार्य को संपादित करने में एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट का मतलब उपयोग किया है। बिल्कुल। तो अब एक ये हुआ, उसके बाद मैंने सुना कि जो मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि हम तो बंधुआ हो गए, हमको कुछ मिला नहीं, हमारा कोई वो नहीं आया। अखिलेश बाबू जो हैं वो मुसलमानों के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस घटना में कह रहे हैं अखिलेश बाबू कुछ नहीं बोले, तो इसलिए वो बहुत नहीं नहीं व्यथित सर, हैं। ऐसी ये गलत बात है, ये गलत बात गलत है। बात है। सर बाकायदा समाजवादी पार्टी ने अपने लेटर हेड पे 8 पूर्व मंत्रियों, विधायकों और वर्तमान विधायकों की ड्यूटी लगाई है कि जाइए और प्रतापगढ़ में मौलाना के पक्ष में समर्थन जुटाइए। और सर 10,000 से ज्यादा हुँ। जो है गाजी वहां पे इकट्ठे हुए थे मौलाना के पक्ष में। उनके खिलाफ क्या हुआ? किनके खिलाफ? वो तहर्रुश करने वालों के खिलाफ। नहीं सर, वो तो खैर वहां पुलिस मुस्तैद थी, तो पुलिस ने पूरे इलाके को अभी फिलहाल जो है छावनी बना रखा है, घेर रखा है। इलाके में अभी फिलहाल शांति है और लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं भी वहां जा रहा था तो मुझे भी रास्ते में से रोक दिया गया था और मुझे कहा गया कि नहीं अभी आप मत आइए, बाद में आइएगा। तो आई वॉज रेदर रिस्ट्रिक्टेड, माई मूवमेंट ओके। वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन द एरिया। और चूंकि वैसे मुझे मेरे शुभचिंतकों ने भी ये बताया था कि आप मत आइएगा अभी, क्योंकि आपको लेके तो वैसे ही मामला बहुत गर्म है और आपको लेके जो है सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई जा रही है कि ये अच्छा मुझे भी गिरफ्तार किया जाए सुसंगत धाराओं में और मेरे घर पर भी बुलडोजर चलाया जाए। हाँ, अच्छा, एक आपके डिमांड घर और पे आई है बुलडोजर? कहाँ? जी कौन से कि घर पे? ये भी एक बड़ा कि मेरे आश्रम में एक कुटिया बनी हुई है, तो मैंने कहा भैया हाँ। कुटिया है उसमें चला दो बुलडोजर। हाँ, अच्छा तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जी इस विषय से आगे बढ़ते हैं कि मुसलमान बंधुआ बन के खुश है अखिलेश का? सर, असल में मुसलमान, मैं आपको बताऊं, मैं इसको गलत उल्टे तरीके से देखता हूं। हम्म। मुसलमान अखिलेश का बंधुआ नहीं है, हम्म। अखिलेश मुसलमानों के बंधुआ है। हम्म। आप ये बताइए कि मायावती को अंत में ये बयान देना पड़ा ना कि मैं आगे से मुसलमानों को टिकट देने से पहले सोचूंगी। एक मिनट, मुसलमानों की एक शिकायत है ना, बीजेपी उनको टिकट नहीं देती। हम्म। तो बीजेपी का एक बड़ा स्पष्ट उसका में एक वो है पॉइंट कि भैया टिकट दिए जाते हैं विनेबिलिटी पे। हम्म। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहता जिसमें विनेबिलिटी ना हो। तो मुसलमान को टिकट हम दे दें, विनेबिलिटी है, तो भैया 2 दर्जन से ज्यादा टिकट दिया है मुसलमानों को मायावती ने। जी। वेयर इज द विनेबिलिटी? भाई आपको कोई टिकट देके करेगा ही क्या जब आपने उसको वोट ही नहीं देना, तो कोई आपको टिकट क्यों दे? तो सर एक बात बताइए ना, मुसलमान ने अखिलेश को बंधुआ बनाया है और मुसलमान उनको वोट दे रहा है और उनसे बाकायदे कीमत वसूल रहा है। उसी तरह मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा तो उनसे कीमत वसूलेगा, मुसलमान टीएमसी को वोट देता है तो उनसे उसकी कीमत वसूलता है। वो कीमत तो एक ही है कि ग़ज़वाए हिंद में उनकी सहायता करें। बिल्कुल, कि जब हम गजवाए हिंद करेंगे तो आप मूक दर्शक या तो बने रहिएगा, आंख में पट्टी बांध लीजिएगा, चाहे मुंह उधर कर लीजिएगा। और अखिलेश ये काम करते हैं। जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी तो बाकायदा थानेदारों को निर्देश था
कि एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष के खिलाफ मामला नहीं लिखना है। जी। आइए अब एक और मुद्दा पकड़ते हैं, क्योंकि आप बनारस में हैं, तो साहब बनारस में क्या हुआ ये सब पूछ रहे हैं। बनारस में मोदी जी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो जरा समझाइए। 3,79,000 से जीता हुआ भारत का प्रधानमंत्री, वो 1,52,000 पर सिमट गया, पहले 3 राउंड में पीछे रहा। अच्छा, निश्चित रूप से आपने बनारस में बैठ के ये जानकारी तो कर ही ली होगी। सर एक तो उसमें 2 कारण है। पहला कारण है कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो एक समाजवादी पार्टी कैंडिडेट की थी, कोई यादव, शालिनी यादव इस टाइप का नाम था उनका, और एक अजय राय थे। और सर अजय राय को 1.5 लाख वोट मिला था, उस शालिनी यादव को 2 लाख वोट मिला था, तो 3.5 लाख वोट हो गया ना इनका कंबाइंड। इस बार शालिनी यादव का कैंडिडेट नहीं था, सपा का कैंडिडेट नहीं था, तो इंडी अलायंस में अकेले अजय राय थे, तो 3.5 लाख वोट तो ये हो गया सर। और निश्चित रूप से लगभग 1 लाख वोट इंडी अलायंस का बढ़ा है और 1 लाख वोट मोदी जी का कम हुआ है। मोदी जी के खिलाफ एक विस्पर कैंपेन निषाद समाज में, जो वहां के बोटमैन्स, जो मल्लाह समाज है, उसके अंदर इनके खिलाफ एक विस्पर कैंपेन ये चलाया जा रहा था कि जो गंगा जी में बोट का जो टूरिज्म है, बोटिंग, उस पे गुजरात की कुछ कंपनियां कब्जा कर रही हैं। हालांकि ये एक खामखा की अफवाह थी, क्योंकि वो जो क्रूज चलाया गया, फिर जो बड़े बड़े शिप्स चलाए गए टूरिज्म के लिए, तो उसमें जो है कुछ बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए, उन्होंने टेंडर, उसके लिए टेंडर इनवाइट किए गए थे, और उसमें कुछ बड़ी शिपिंग कंपनियां, कुछ और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, कुछ शिपिंग इंडस्ट्री की, कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री के जो लग्जरी बोट्स चलाते हैं, वो लोग आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सर उसमें ऐसा कोई क्लास नहीं था कि आप बनारस का कोई मछुआरा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, पर वो एक बड़े लेवल का टेंडर था और वो एक बड़े लेवल का डेवलपमेंट है, जहां पे बनारस के टूरिज्म को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए वो सरकार की एक कोशिश है। वो हम लोग बोलते हैं ना, जब ये लोग कहते हैं कि इन्होंने, मोदी जी ने देश बेच दिया, बोले क्या बेच दिया, बोले एयरपोर्ट बेच दिया, तो हम लोगों ने एक बड़ा एक जोक चलाया था कि जब एयर इंडिया बिक रही थी तो हम लोग कह रहे थे कि भैया लोग देखो एयर इंडिया बिक रही है, अब इससे पहले कि टाटा खरीद ले या कोई और तुम लोग खरीद लो, नहीं तो बाद में मत चिल्लाना कि हम लोग को जो है एयर इंडिया खरीदने का मौका नहीं मिला। फिर बाद में जब टाटा खरीद लेगा तो तुम सब जो है वो अरअर मचाएगा। तो सर वही बात है कि अरे भैया, बनारस के नाविक, बनारस के मछुआरे लग्जरी शिप अगर चलाना चाहते हैं तो डाल दो टेंडर, 2-4 ठो बना लो लग्जरी शिप। तो सर ये एक ऑपरेटिव बना लो और डाल दो टेंडर, क्या है। अच्छा, दूसरी बात है, बनारस के लोकल लोगों को शिकायत है कि बनारस में बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ गया। अरे राम राम, बनारस में बहुत ज्यादा लोग आने लग गया, इतना लोग कहाँ आ रहा है। मतलब बनारस में इतनी भीड़ हो गई है। बाकी जगह तो लोग खुश होते हैं कि बाहर से ज्यादा लोग आ रहे हैं, बनारस में लोग दुखी है। हाँ हाँ, पर बनारस के लोग दुखी। तो सर इस प्रकार के ये इसको कहते थे मैन्युफैक्चर्ड अनरेस्ट, कि जबरदस्ती का एक अभियान चला के लोगों को अनावश्यक जो है वो उनके अंदर असंतोष पैदा करना। और सर एक बात आपको बताऊं, भारतीय जनमानस में मैंने ये देखा है कि इनकी याददाश्त वाकई इतनी कमजोर है कि ये अपनी पुरानी दुर्दशा को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और इनको स्टेटस को एकदम पसंद है कि ये जैसे दरिद्रता के हालात में, गरीबी के हालात में, या
है, अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, गंदगी में जैसे जी रहे थे वैसे ही जीने दो, क्यों हमें चेंज कर रहे हो? तो सर ये था। और मेन जो लीड कम होने का जो कारण था वो ये था कि जो सपा और कांग्रेस का जो एक कैंडिडेट दिया गया, जिस वजह से जो 1.5 लाख वोट था वो बढ़ के 4.5 लाख हो गया, और कोई बात नहीं थी। तो और थोड़ा नहीं, बहुत ये देखिए ऐसा मल्लाहों है, वाला। मैं आपको, मेरे पास जो आंकड़े हैं, 10,60,000 वोट पड़ा था, वो बढ़ के 11,30,000 हो गया, 70,000 वोट हाँ। एक्स्ट्रा पड़ा। और मोदी जी का वोट जो 6,74,000 था, वो घट के 6,12,000 हो गया। हाँ। मतलब 62,000 ये कम हो गया, और 70,000 जो वोट बढ़ गया, तो आप समझ लीजिए कम से कम 1 लाख वोट का नुकसान हुआ है उनको। जी, 1 लाख वोट का नुकसान तो हम मान ही रहे हैं। हम्म। तो सर तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी तो थी ना। तो सर सब 10। बनारस के लिए तो अब प्राइम मिनिस्टर से बड़ा और तो क्या कैंडिडेट चाहिए, जो लोगों को लग रहा है। तो क्या अजय राय को बना देते, तो अजय राय वहां क्या घास उखाड़ लेते, कि क्या वह क्या कर लेते, कौन सा तीर मार लेते? सर अजय राय तो छोड़ दीजिए, मुख्तार अंसारी बन जाते। वो तो बाई चांस फौत हो गए। नहीं तो बनारस को तो मुख्तार अंसारी बनारस से लड़ते रहे सर। हाँ, वो मुरली मनोहर से कुछ ही और वोटों से ढाई हारे ढाई थे तीन शायद तीन वो। लाख 10-20 हजार सिर्फ। हाँ। तो बनारस को तो मुख्तार अंसारी से भी परे नहीं रहा कभी। तो ये तो बनारस का इतिहास देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक शिकायत और भी आती है, जब माता अहिल्याबाई होलकर जब जीर्णोद्धार करा रही थी, और इस समय जो वर्तमान जो बना हुआ है मंदिर, वो बनवा रही थी, उस समय भी बनारस में बड़ा उसका विरोध हुआ था। एक बात, मल्हारराव होलकर वो जीतते हुए पहुंच गए थे जौनपुर तक, और उनका उद्देश्य ये था, क्योंकि शिवाजी महाराज ने ये कहा था अपने अंत समय में कि भाई काशी जो है वो हमें बचानी है, काशी काशी का उद्धार हमें करना है, काशी से हमें ये म्लेच्छों को निकालना है। तो मल्हारराव होलकर वहां तक पहुंच गए थे। तो यहाँ से बताते हैं कि गणमान्य जनों का, जिसमें अधिकतर पंडित जी लोग थे, वो गए और उन्होंने कहा कि साहब, ये देखिए, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि रहना तो हमको इनके ही साथ है, तो फिर बाद में हमारे विरुद्ध जो है वो बदले लिए जाएंगे। इसके विपरीत मैं देखता हूँ कि अयोध्या में जो रामानंदी बैरागी हैं, उन्होंने लड़ना एक दिन भी नहीं छोड़ा, 1528 से और आपके 1992 तक। तो क्या कुछ प्रकृति में परिवर्तन है दोनों स्थानों की, चक्कर क्या है, समझाएं? सर अब इसको मैं इस पे मैं टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा, परंतु बनारस वालों को अरे सर आप तो सोचना तो ही है ना, आप तो भाई गोमती के उस पार, आप तो हैं तो बनारस जिले के ही, मान लीजिए गाजीपुर तो गोमती के उस हाँ। पार ही है, तो है ना, कितना, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर? जी 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 जी। तो सर अब बनारस वालों को ना इस पे विचार करना चाहिए स्वयं, कि उन्होंने हम्म ये क्या किया है और आगे बनारस अपने लिए चाहता क्या है। ये सर बनारस को तय करना होगा। हम्म। चलिए, ये बात होगी। पूर्वांचल में क्या हुआ? पूरे पूर्वांचल में सफाया हो गया। अब तो आप बहुत सारी चीजें देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। क्या योगी जी के विरुद्ध मुहिम चलाई गई, उसका उल्टा प्रभाव पड़ गया क्या? सर इट वॉज अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ बीजेपी संगठन और बीजेपी की पूरी सेंट्रल लीडरशिप। मैं एक बात जानता हूं सर, टिकट बांटे दिल्ली वालों ने, हम्म कैंपेन चलाया पूरा दिल्ली वालों ने, हम्म कैंपेन के हेड थे दिल्ली वाले, हम्म और जब एग्जिट पोल का रिजल्ट आया
तो दिल्ली वालों के प्रवक्ता कूद कूद के कह रहे थे कि बिगड़े हुए यूपी को मोदी जी ने बचा लिया, मोदी अमित शाह ने बचा लिया। बिगड़े हुए यूपी बिगड़ गया था, मोदी और अमित शाह ने बचा लिया। और जिस दिन एक्चुअल रिजल्ट आया उस दिन बोलने लगे कि योगी फेल हो गए। जब बच गया था, ये तो हेमंत शर्मा की लाइन है। ये हेमंत शर्मा की लाइन है। तो सर ये डबल स्पीक जो है ना, ये नहीं चलती। और सर मैं ये मानता हूं कि इट वाज अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ द स्टेट लीडरशिप एज वेल एज सेंट्रल लीडरशिप एज वेल एज आरएसएस। इसके लिए सबसे बड़े दोषी सबसे पहले मोदी जी, उसके बाद अमित शाह, उसके बाद मोदी और अमित शाह की वो पूरी की पूरी टीम जो 7 साल से डेरा डाल के यूपी में बैठी है, और उसके बाद योगी जी, और उसके बाद नागपुर में बैठी हुई पूरी की पूरी आरएसएस की लीडरशिप का कलेक्टिव फेलियर है। इसमें से कुछ लोग, आप ये समझ लीजिए कि वो एक एड आता है, शायद वो पता नहीं किसी चॉकलेट का है या किसका है कि एक बिलात छोटी कर दो, पैंट एक बिलात छोटी कर देने वाला है। तो सर अमित शाह जो है वो योगी जी की पैंट एक बिलात छोटी करने चले थे। तो अब एक बिलात योगी जी ने भी छोटी कर दी। तो अल्टीमेटली सर बीजेपी की जो पैंट है वो नेकर बन गई। एक बिलात अमित शाह ने छोटी कराई थी, एक बिलात योगी जी ने करा दी। एक बिलात हो सकता है नागपुर से भी छोटी हो गई हो, या नागपुर ने कपड़ा ही कम भेजा था इस बार। अब जो भी कारण रहा होगा सर, कुल मिला के पैंट 3 बिलात छोटी हो गई, नेकर बन गई। अभी समीक्षा बैठकें हो रही हैं, अभी जोरदार समीक्षा बैठकें हो रही हैं, और समीक्षा बैठकों में बहुत आप देख ही रहे हैं कि जूतम पैजार हो रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं। बाकी सब जगह की समीक्षा बैठक हो रही है, काशी की नहीं हो रही थी सर। वो उसमें भी देयर इज अ कैच, वो जूतम पैजार समीक्षा बैठक में नहीं हुई है। समीक्षा बैठक ठीक ठाक संपन्न हुई। समीक्षा बैठक जब समाप्त हो गई तो प्रोटोकॉल के तहत, चूंकि 2 वहां पे कैबिनेट मंत्री मिलने आए हुए थे, तो उनसे प्रोटोकॉल के तहत डीएम और एसपी मिलने आए। तो समीक्षा बैठक में चूंकि राजू महंत, राजू दास जी वहां बैठे हुए थे और वो बड़े मुखर वक्ता हैं, और वह स्थानीय प्रशासन की जो कमियां थी उनको गिना के हटे थे। समीक्षा बैठक खत्म हो गई, तो जब डीएम साहब आए तो बाई चांस मंत्री जी के बगल में राजू दास बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने डीएम साहब को देखा तो डीएम साहब पे वो बोलने लगे, ये लीजिए आ गए, इन्होंने भी ये किया। अच्छा, राजू दास जी बड़े वो भी स्पष्ट वक्ता है, और उन्होंने अनेक बार लीजिए आ गए, और उन्होंने डीएम साहब की सारी कारस्तानियां मंत्री जी के सामने गिना दी। वहां पर सर डीएम साहब ने बदतमीजी की, तो प्रोटोकॉल डीएम साहब ने तोड़ा, तू मैं डीएम साहब ने की। भाई मान लीजिए राजू दास जी कुछ कह ही रहे थे, और राजू दास जी ने थोड़ा सा वो तेज तो बोलते हैं, पर उन्होंने कोई असंवैधानिक असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया था। वो इनकी प्रशासन की कमियां गिना रहे थे। वहां पे एक बात बताइए ना, एक कैबिनेट, आप भी तो सर कलेक्टर रहे हैं ना जिले के, 2 कैबिनेट मंत्री बैठे होते थे जब, तो आप कैसे बातचीत करते थे? याद कीजिए, वो बात करने का तरीका है। और
डीएम जो है एसपी के सामने, दो मंत्रियों के सामने बोल रहा है एसपी को कि इनके जो 2-3 गनर थे, 2 पहले हटा लिए थे, जो एक है उसको भी अभी तुरंत यहां से जो है पुलिस लाइन रवाना करो, उनकी आप सुरक्षा विड्रॉ कर रहे हैं। सर डीएम को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए क्या मंत्रियों के सामने? शुड बी टेकन टू टास्क, इमीडिएटली वहां से हटाया जाना yes. तो सर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है, और यही बात तो राजू दास कह रहे थे। सर जो राजू दास कह रहे थे ना, ये तो योगी जी की फॉल्ट है। इतना ज्यादा क्यों इन्होंने सर पे चढ़ा रखा है उसको? मैं यही कह रहा था कि आखिर उस डीएम को इतनी बदतमीजी करने की पावर कहां से मिल रही है? ये योगी जी की गलती है। और महंत राजू दास जी कोई मामूली आदमी है क्या? बिल्कुल। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले जब वो बीजेपी के हेडक्वार्टर गए थे दिल्ली में, तो वहां वो तरुण चुघ, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया था। उनकी ये हैसियत है। और कोई वहां आईएएस अफसर जाएगा तो उसको कोई क्या पूछेगा साहब? सर वो आपको याद होगा, सेक्रेटरी भी चला जाए तो भी एक जिले के कलेक्टर ने वो हड़ताली नेताओं के वो एक रिप्रेजेंटेटिव से इतना पूछ लिया था कि तुम्हारी औकात क्या है, उसको ट्रांसफर कर दिया था तुरंत मुख्यमंत्री जी ने। कौन से स्टेट की बात है ये? आई थिंक इट वाज इन राजस्थान या एमपी। अभी पिछले दिनों ये हुआ कि उसने पूछ लिया तुम्हारी औकात क्या है। सर नौकरशाहों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जनता के सेवक हैं। तो सर नौकरशाही वाकई यूपी में बेलगाम हुई है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है भाजपा को, और इसके लिए सीधे सीधे हाई कमांड दोषी है, जिसमें योगी जी भी हैं। अगर अयोध्या का डीएम ऐसी बदतमीजी कर रहा है, अरे भाई योगी जी तो चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सकते, डीजीपी नहीं लगा सकते, लिस्टें ऊपर से बन बन के आती हैं। ये हो सकता है कि अगर योगी जी ने उसको लगाया ही नहीं, इसका मतलब ये वो वाकई बेलगाम हो गए। योगी जी को इतनी भी पावर नहीं है कि वो अपना डीएम लगा सके जिले में। कई स्थान ऐसे हैं जहां वो नहीं लगा सकते, उसमें अयोध्या भी एक है, काशी भी एक है। फिर ठीक है सर, फिर तो इस हार का ठीकरा हमको दिल्ली वालों के सिर पर फोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो बात बताई है वो बड़ी अलार्मिंग बात है। देखिए मैं बता देता हूं आपको, काशी का किस्सा सुना देता हूं आपको। काशी में उस समय जो डीएम थे उनका प्रमोशन हो चुका था, उनको डीएम कंटिन्यू किया गया था। 2022 की बात है, उनके चुनाव के कारण उनको कंटिन्यू किया गया था, जबकि उनका प्रमोशन हो चुका था और उन्होंने अपना ट्रांसफर मांग रखा था, और उनकी खुद की रिक्वेस्ट पे उनको कमिश्नर इलाहाबाद, एक प्रयागराज कमिश्नर बना के भेजा गया। 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर कैंसिल करना पड़ा। फिर अल्टीमेटली वो वापस डीएम बनारस लगे, फिर उनको वहीं पर कमिश्नर प्रमोट किया गया बनारस में, जबकि उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि साहब हमको डीएम बनारस ना रखा, हमें कमिश्नर जो है वो बनारस में ना प्रमोट किया जाए, नहीं तो मैं डीएम की तरह ही काम करता रहूंगा। लेकिन नहीं चली, वहां पे कर दिया गया। चलो ये तो विशेषाधिकार मान लिया, चलो भाई प्राइम मिनिस्टर का है वो है, लेकिन मुझे बताया गया अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही है। तो अब ये देखें, अगर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखें, मुझे तो लगता है कि यदि कोई सोच रहा होगा कि योगी जी को पहले डाउन करके कुछ सीटें कम करा के फिर योगी जी के सर उनका योगी जी के माथे पर ये ठीकरा फोड़ के और फिर उनको हटाया जा सकता है, तो मुझे लगता है वो चैप्टर तो खत्म हो गया। अब योगी जी को टच नहीं कर सर सकते। नहीं, मैं आपको बताऊं, वो दुबे जी चौबे जी बनने चले थे, चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे और दुबे जी बन गए। सर मुझे लगता है कि दिल्ली हाईकमांड जो है वो योगी जी को
कि पैंट को एक बिलात छोटी करने चला था और खुद जो है नेकर में आ गया। यही हुआ है। और सर इसकी जिम्मेवारी, अच्छा एक बात मुझे बताइए, जो नई गवर्नमेंट बनी है और नई गवर्नमेंट में जिस तरीके से पुरानी गवर्नमेंट के बड़े मंत्रियों को कंटिन्यू किया है मोदी जी ने, आपको लगता है कि मोदी जी को के ऊपर या इस सरकार के ऊपर इस हार का कोई असर है, या इसे वो हार मान भी रहे हैं? भाई सारे बड़े मंत्रालय, सारे बड़े विभाग तो आपने एज इट इज कंटिन्यू कर दिए। इसका मतलब आप मोदी 2.0 का कंटिन्यूएशन है मोदी 3.0। मैसेज तो आपको यही दिया गया है कोर्स मंत्रिमंडल करेक्शन से, की जरूरत ही नहीं है। मंत्रिमंडल से तो यही मैसेज है। तो किस बात की समीक्षा? जिन लोगों के वजह से डिबैकल हुआ उनको तो आप रिवॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए, समीक्षा में हर स्थान पर एक बिंदु हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा, समीक्षा कौन करते हैं? संगठन वाले करते हैं। अयोध्या में भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं थे। भूपेंद्र चौधरी ने जब अपना इस्तीफे की पेशकश की, उसको स्वीकार नहीं किया गया। और अभी भी जो सबसे बड़ा जो इशू जो हाईलाइट हो रहा है समीक्षा बैठकों में वो ये है कि भाई अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। तो ये समीक्षा बैठकें भी जो है वो किसी पर्पस से की जा रही है क्या? कहीं ठीकरा फोड़ना चाहते हैं ये? सर मैं आज सुबह अवनीश जी के साथ एक वीडियो बना रहा था, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हुई है, इसका दोषी मैं योगी जी को मोदी जी को मानता हूं। मोदी जी ने कहा था कि मैं जब 2002 में सीएम बना था तो मुझे तो कोई प्रशासन का अनुभव नहीं था, और तब मैं बड़े अफसरों को जो है जी और सर कह के बुलाया करता था, और वही मेरी आज तक आदत है। मैं उनको इतना सम्मान दिया करता था। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को, एक अधिकारी को सबको सम्मान देना चाहिए। परंतु सर अधिकारियों को भी ये समझना चाहिए कि सामने वाला जो सम्मान दे रहा है उस सम्मान के पात्र बने। और मैंने कहा कांग्रेसी जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों को, अब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो कांग्रेसी बना के रखते हैं, और कांग्रेसियों का जो अदना सा जो गली का जो कार्यकर्ता होता है ना, वो भी बड़े बड़े अफसरों को माँ बहन की गाली दे के बात करता है। मैंने अपने कान से सुना है, आंख से देखा है। उनपे बड़े अफसर को, जिले के अफसर को, एक टुच्चा सा अदना सा पंजाब का एक ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता डीएम और एसपी से ऐसे बात कर रहा था जैसे इसके घर का नौकर हो। तो ये कांग्रेस कल्चर था। उसका उलट है एकदम कि कार्यकर्ता की बिल्कुल नहीं सुननी है, और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो कार्यकर्ता और एमएलए तक को अपने ऑफिस में घुसने नहीं देना चाहता। और ये निर्देश हाईकमांड से आते हैं कि कार्यकर्ता की नहीं सुननी है। तो फिर तो सर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होगी। जब आपने कह रखा है कि मेरे कार्यकर्ता की नहीं सुननी है, कार्यकर्ता बेचारे की कोई औकात ही नहीं है, तो फिर वो वोट क्यों जो आपके लिए वोट क्यों जुटाएगा? फिर वो क्यों जुटाएगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर एक बात और बताऊं, एक बार उपचुनाव में 3 सीट हार गई थी, फूलपुर, गोरखपुर और शायद कैराना, नहीं ऐसे ही कुछ थी, कैराना भी हारी थी। फूल पर गोरखपुर एक साथ हुए थे, कैराना अलग हुआ था। अच्छा क्या? हाँ, तो फूलपुर गोरखपुर दोनों हार गई थी, दोनों जो है इंपॉर्टेंट सीट थी। तो उस वक्त बड़ा हल्ला मचा था कि भाई कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है। तो कार्यकर्ता को खुश करने के लिए एक बार लहर उठी कि हो सकता है कार्यकर्ताओं को भी जो है नहर पटरी ईंटा खड़ंजा बिछाने का ठेका का थोड़ा बहुत दे के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखा जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कार्यकर्ता वाकई नेग्लेक्टेड है। नाराज है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर भाजपा का कार्यकर्ता नेग्लेक्टेड है, और जो प्रशासनिक अमला है वो कार्यकर्ता की नहीं सुनता, इवन एमपी एमएलए तक की नहीं सुनता। ये एक कड़वी सच्चाई है।
जी लखनऊ में बताते हैं कि जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर लगाया गया था, आज उसको हटाया गया है। आज उसके जी विरुद्ध समीक्षा बैठकों में ये शिकायत हुई कि फोन ही नहीं उठाता ये किसी एमएलए का फोन नहीं उठाता। एमपी तो वहाँ के राजनाथ सिंह जी है, तो उनके बारे में तो किसी ने नहीं कुछ कहा, हो सकता है उनका उठा लेता हो, लेकिन क्या किसी एमएलए का, मेयर का, किसी का फोन नहीं उठाता। ऐसा अधिकारी जो फोन नहीं उठाता हो, देखिए मैं भी डीएम रहा हूँ, तो मेरे यहाँ सिस्टम था कि भैया किसी का भी फोन आए वो नोट करके रखना है, वो क्या कहता है वो नोट करके रखना है। आपके पास इतना स्टाफ होता है, ये काम तो हो ही सकता है ना। जी और खास तौर से यदि एमपी एमएलए का फोन आए तो वो तो रिटर्न करना ही करना है कि हाँ साहब, एमएलए साहब किस लिए फोन किया था, कि ये था, तो भाई ठीक है उस आदमी को भेज दीजिए। मैं बताता हूँ आपको, हालांकि कुछ एमएलए की भी शौक होती है कि साहब सब लोग उनके थ्रू जाए। मैं जब डीएम था, बाड़मेर जिले में था मैं, और तो मेरे यहाँ लोगों में ये हो गया कि साहब कि आप कलेक्टर साहब के पास सीधे चले जाओ, आपका काम उचित है तो हो जाएगा। और मेरे यहाँ लगभग खुला दरबार था, कोई भी व्यक्ति आता उसका काम जायज होता तो वो मैं तुरंत कर दिया करता था। तो साहब फिर उस पे मेरी शिकायत हुई कि साहब कि ये जो है इन्होंने तो एमएलए एमपी जो है उनको सबको जो है वो बेकार कर दिया, ये तो खुद ही सारा काम कर देते हैं। तो ये दूसरा पहलू है, ये भी सोचिए। हाँ ये भी यस, ये एक पहलू है। कहना क्या है साहब, मैं ये इससे मिलती जुलती एक कहानी बताता हूं। यूपी के एक डीआरएम ऑफिस में यूनियन वाले आए और अधिकारियों से बोल गए कि कोई भी रेल कर्मी आए उसका कभी भी कोई काम नहीं करना है, कभी भी कोई काम नहीं करना है, और अगर कर दिया तो हमारे हमसे थ्रू बुरा आना कोई नहीं चाहिए। होगा। उसके हमारे बाद थ्रू आना चाहिए। उसके बाद फिर यूनियन वाले आते थे, गेट पे हड़ताल करते थे, नारेबाजी करते थे, फिर यूनियन का जो बॉस होता था या यूनियन का जो नेता होता था वो अपने थ्रू आके काम की एप्लीकेशन देता था, फिर वो काम होता था, और वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के यूनियन वाले रेल कर्मियों से पैसे खाते थे, और बड़े मोटे पैसे खाते। मतलब अगर किसी रेल कर्मी को एक हफ्ते की छुट्टी भी चाहिए और बॉस करने को तैयार है तो भी कहते हैं कि नहीं साला तुम कैसे करेगा, हम करवाएगा तुमसे। और इसके एवज में यूनियन अपने रेल कर्मियों से पैसे खाती है, ये मैं आरोप लगा रहा हूं। तो सर हिंदुस्तान में काम करने का एक ये भी तरीका है, पब्लिक को ये भी समझना चाहिए। मैं तो आपको स्वयं का बता रहा हूँ इससे ज्यादा क्या हो सकता। और ये बात मैं कर रहा हूँ आज से लगभग 28-29 साल पुरानी जी और बताता हूँ मैं, मुझको लगाया गया कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज, साइड लाइन पोस्टिंग होती है वैसे कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज। अब इंक्वायरीज में ये होता था कि भाई जो उचित होता था वो मैं करता था। मुझे पता था कि भाई 90% इंक्वायरीज इसलिए ऊपर आती हैं कि वो नीचे नहीं सेटल हुई, यदि वो उनको नीचे सेटल कर लेता तो ऊपर नहीं आती। एज अ रिजल्ट 90% मेरे जो एक्विटल थे वो रिकमेंडेशन होते थे एक्विटल के। तो साहब जो वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल था उसमें हड़कंप मच गया कि साहब ये क्या हो रहा है, ये तो सबको छोड़ दे रहे हैं साहब। सत्ता के खेल जो है वो दूसरी तरह से चलते हैं। चलिए आज अच्छी चर्चा हो गई इन विषयों पर। अब आगे आप बनारस का थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करिए, जानकारी लीजिए, फिर आगे आपसे फिर और बात करेंगे। आज तो यहीं पर इसको विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोलिए, जगन्नाथ। बीजेपी जय जगन्नाथ से बची है। जय जगन्नाथ।